नमस्कार। मेरा नाम भाऊ तोरसेकर। आप देख रहे हैं प्रतिवाद। दोस्तों, बंगाल के चुनाव के बाद जो हिंदुत्व की लहर उठी है, वो लहर है, सुनामी है या टेम्पररी फिनोमिना है, ये बहुत सारे पॉलिटिकल एनालिस्ट के समझ में नहीं आ रहा है। और इसलिए जो कुछ पॉलिटिकल बहस चल रही है, राजनीतिक बहस चल रही है, उससे देश की सारी बिगर बीजेपी पार्टियां समझ नहीं पा रही है कि आने वाले समय में चुनाव की राजनीति करे तो कैसे करे। ये जो बंगाल से उठी हुई सुनामी की लहर है, वो कहां तक पहुंचेगी, ये समझ में नहीं आ रहा है। और इसका एक ही कारण है कि नरेंद्र मोदी हो और अमित शाह हो या बीजेपी का जो हाईकमांड है, जो चुनाव की रणनीति तय करता है, और उनके साथ जो आरएसएस के बड़े दिग्गज लोग होते हैं, वो मिलकर किस तरीके से अपना रास्ता तय करते हैं, ढूंढते हैं, इसका अंदाज तक किसी को नहीं है। जैसे बंगाल में बीजेपी जीतेगी, ये कल्पना भी कोई मान नहीं था, सपने में भी बीजेपी नहीं जीतेगी ये बोला जाता था। याद है ना, बहुत सारे रिपोर्टर, संपादक, पॉलिटिकल एनालिस्ट, ममता की बात छोड़ो, ये लोग बोल रहे थे बीजेपी नहीं जीत सकती। लेकिन बीजेपी जीती नहीं, 2/3 मेजोरिटी लेकर आ गई। तो क्यों आ गई? क्या तरीका बीजेपी ने अपनाया? क्योंकि ये जो पॉलिटिकल एनालिसिस से लेकर ममता की पार्टी तक जो लोग हैं, वो जानते हैं कि कोई वोट चोरी नहीं हुई है। एसआईआर से बीजेपी को कुछ फायदा नहीं मिला है। फिर बीजेपी जीती कैसे और ममता हारी कैसे? तो कारण सीधा था। जो बीजेपी ममता की ताकत बताई जा रही थी, ममता का संगठन बताया जा रहा था, वो संगठन था ही नहीं। जैसे हम देखते हैं, कोई लकड़ी होती है, वो बाहर से तो पूरी ऐसी दिखाई देती है, लेकिन अंदर से दिमाग ने उसको पूरा खोखला बनाया रखा होता है। एक धक्का दे दो तो टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। बिल्कुल तृणमूल कांग्रेस की पार्टी या उसका संगठन वैसा ही था, पूरा खोखला था। और इसलिए सत्ता हाथ से निकल जाने के बाद देखते देखते ममता का किला ढह गया। इसका कारण पिछले 5 साल से 2021 की हार के बाद बीजेपी ने, अमित शाह ने और उनके पूरे संगठन ने उसका अभ्यास किया था और अपना संगठन ऐसे बनाया था कि वो नजर तक ना आया, नजर तक ना आया। और जब बोला जाता था कि बीजेपी को पॉसिबल नहीं है, ममता को हराना इम्पॉसिबल है, तो बीजेपी उसका जवाब तक नहीं देती थी। बीजेपी का कोई नेता, प्रवक्ता उसका जवाब तक नहीं देता था। हाँ, इतना बोलते थे, हम तगड़ी फाइट करेंगे, लेकिन जीतेंगे, 2/3 मेजोरिटी से जीतेंगे, इसका आत्मविश्वास था टॉप मोस्ट बीजेपी लीडरशिप को। लेकिन पब्लिकली वो बोलते नहीं थे, क्योंकि आप जितना आत्मविश्वास दिखाओगे, उतनी उतनी जोर शोर से आपका दुश्मन आपसे लड़ता है। तो ममता जो एक भ्रम में थी कि उन्हें बंगाल में कोई हरा नहीं सकता, इसलिए जो आत्मविश्वास दिखाई दे रहा था कि कांग्रेस गठबंधन करने के लिए तैयार थी, लेकिन कांग्रेस को 2 सीट से ज्यादा ममता सीट देने के लिए राजी नहीं थी। अगर 15-20 सीट कांग्रेस को देती तो वोटों का बंटवारा नहीं होता, फायदा ममता का होता। लेकिन आत्मविश्वास इतना बड़ा था, लेकिन वो आत्मविश्वास खोखला था। क्योंकि किस ढंग से बीजेपी ने अपने कार्यकर्ता, अपने प्रचारक, उनके जरिए बंगाल को खोखला बना रखा है, ममता की प्रभाव को खोखला बना रखा है, ये ममता को पता नहीं था। इसका कारण भी दोस्तों यही है कि जहां आपकी सोच खत्म होती है, वहां से अमित शाह या बीजेपी के हाईकमांड की सोच शुरू होती है। आप ज्यादा से ज्यादा ममता क्या कर सकती है? ज्यादा से ज्यादा तृणमूल के गुंडे क्या कर सकते हैं? ममता के हाथ में जो प्रशासन है, वो ज्यादा से ज्यादा क्या कर सकता है?
इसका बारीकी से अध्ययन करके उसका काट निकाला गया था। और जब तक पैर जमा कर हमारा संगठन खड़ा नहीं होता तब तक संघर्ष नहीं करना है। बंगाल में आम जनता, रास्ते पर का नागरिक चुनाव के समय में कोई भी पूछे कि चुनाव में क्या होगा तो मुंह बंद बोलता था। वो मुंह बंद बोलने वाला हर एक कोई बीजेपी का था। वो बीजेपी के साथ जाने वाला था। उसको बोलना तो ममता के खिलाफ था, लेकिन बोलेंगे तो गड़बड़ हो जाएगी, इसलिए बोलता नहीं था। और वही सबसे बड़ा सिग्नल था कि ममता की ताकत खोखली हो चुकी है। एक बात साफ है, जिनको बीजेपी के साथ जाना था उनको स्ट्रिक्टली वार्निंग दी होगी बीजेपी वालों ने कि अभी बोलने की जरूरत नहीं है। मतगणना का दिन आने तक चुपचाप पड़े रहो, चुपचाप कमल छाप। ये तो 5-6 साल पुरानी स्लोगन थी, लेकिन इस बार चुपचाप कमल छाप ये तय किया गया था। और अपने विरोधियों को पता तक ना चले कि हम क्या कर रहे हैं, इसका ध्यान रखो। दोस्तों, बंगाल के जीत के बाद ये बीजेपी के लिए एक रणनीति बन गई है। और उसी रणनीति के तहत हम उत्तर प्रदेश और पंजाब का चुनाव देख सकते हैं। अब बीजेपी का 10 साल से राज है उत्तर प्रदेश में, और इसलिए बहुत सारा काम हुआ है, वो दिखाकर भी सत्ता कायम रखी जा सकती है। लेकिन पंजाब बंगाल जैसा एक बड़ा टास्क है, बड़ा आह्वान है, चैलेंज है, और वहां लड़ना है तो बिल्कुल बंगाल जैसा मुंडी नीचे रखकर लड़ना है। बड़े बड़े दावे करने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल जरूरत नहीं है। हाँ, लेकिन हर गांव में, हर बूथ में क्या करना है, इसका प्रोग्राम पहले से बन चुका है, पहले से बन चुका है। मोटा भाई की यानी अमित शाह की नजर 4 मई के बाद पंजाब पर है, उत्तर प्रदेश पर नहीं है। उत्तर प्रदेश तो 2014 में अमित शाह ने चमत्कार करके दिखाया था। वही बात 2019 में रिपीट की थी, 2017 में और 2022 में रिपीट करके दिखाया है। तो अपने हाथ में जो हस्तरेखा होती है, इतनी बारीकी से अमित शाह उत्तर प्रदेश का भूगोल जानते हैं, राजनयिक भूगोल भी जानते हैं। इसलिए उत्तर प्रदेश कैसे जीतना है, इसकी चिंता बीजेपी के चाणक्य मोटा भाई को नहीं है। वो मानते हैं कि अगर चैलेंज है और मेहनत करनी है तो पंजाब में करनी पड़ेगी। और इसके लिए पिछले मार्च महीने से, यानी अब 3 महीने हो चुके हैं, बीजेपी की पूरी टीम पंजाब के काम में लगी हुई है। और पंजाब का एक एक विधानसभा चुनाव क्षेत्र, उसमें आने वाले बूथ, मतदान केंद्र, उसकी पॉपुलेशन कैसी है, उसकी मानसिकता, एक बूथ की, समझ लो, एक एक बूथ की मानसिकता क्या है, ये समझने की कोशिश की गई। एक बूथ में समझो कुछ 1,000 या 1,200 वोटर है, तो उस 1,200 वोटर के पीछे कम से कम 4 या 5 कार्यकर्ता बीजेपी के लगे हुए हैं। चुनाव को अभी 6-8 महीने हैं, लेकिन 1 साल से पंजाब के लिए बीजेपी का काम शुरू हो गया है। और कम से कम देखो, अपेक्षा आप बहुत बड़ी रखोगे तो आपको निराशा आ जाती है। पंजाब के लिए बीजेपी ने आज जो अपना टारगेट रखा है, लक्ष्य रखा है कि भाई कम से कम हम तगड़ा अपोजिशन बनकर पंजाब की विधानसभा में बैठेंगे, इसलिए हमको काम करना है और लड़ना है। और लड़के हासिल क्या करना है,
ये अरे 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 अरे, लोगों को लगे कि थोड़ी ताकत और लगाते तो बीजेपी की सरकार पंजाब में आ जाती है, यहां तक तो जाना है। कुछ 117 वगैरह सीटें हैं पंजाब विधानसभा में, तो 117 में कम से कम 50 सीटें जीतनी है, कुछ भी करके 45-50 सीट मिलनी ही चाहिए। अगर सही दाव लगा तो 70-75 होने चाहिए। पंजाब के लिए अमित शाह का जो टारगेट है वो समझना जरूरी है। अमित शाह बहुत बड़ा टारगेट नहीं रखते और एक साथ दौड़ना भी नहीं चाहते, वो पहले अपने पैरों पर खड़ा होकर चलना चाहते। अमित शाह की रणनीति जो होती है चुनाव के लिए, वो आप पहले समझ लो। वो नींद से उठकर दौड़ना शुरू करो। ये अमित शाह की रणनीति नहीं होती, वो अखिलेश की हो सकती है, राहुल की हो सकती है, उद्धव ठाकरे की हो सकती है। अमित शाह की रणनीति अलग है। अमित शाह की रणनीति ऐसी है कि आप नींद से जाग गए तो 1 घंटा नॉर्मल सी लाने के लिए करो। आपकी नींद पूरी उड़नी चाहिए, आप उठकर खड़े होने चाहिए, और खड़े होने के बाद आपको दौड़ने के लिए पूरी सांस अंदर लेने की जो सुविधा चाहिए वो जरूरी होती है। और इसलिए फटाफट उठकर पंजाब में भी हमारा चीफ मिनिस्टर ये बातें बोली जाएगी, लेकिन दिमाग साफ है कि हमको कम से कम एक तगड़ा अपोजिशन बने तो भी हमने बहुत कुछ अचीव किया, ये सोच रख के अमित शाह पंजाब के लिए उतरे हैं। और अगर बंगाल की सुनामी पंजाब में पहुंच गई तो 70-80 तक पहुंचना मुश्किल नहीं है। बंगाल की जीत के बाद बीजेपी में जो उत्साह है, देश भर के हजारों कार्यकर्ता है बीजेपी के जो पंजाब में जाकर काम करना चाहते हैं। बंगाल की जैसी जीत लाने की उम्मीद बीजेपी के पंजाब के बाहर वाले जो कार्यकर्ता है उनमें है, वो जाना चाहते हैं। कोई 2 महीने के लिए, कोई 6 महीने के लिए पंजाब में जाकर डेरा डालकर बैठना चाहता है कि मुझे मेरी पार्टी को पंजाब में सत्ता में लाना है। ये बीजेपी की ताकत है। लेकिन ये जो जाएंगे वो आपकी नजर में नहीं आएंगे, आपको दिखाई तक नहीं देंगे, आप उनको पहचान नहीं पाओगे कि ये बीजेपी वाला है, आरएसएस वाला है। वो आपसे जनरल बातें करेगा, पॉलिटिक्स की बात नहीं करेगा, यहां तक कि चुनाव की बात नहीं करेगा, लेकिन आपके जिंदगी में जो घटनाएं हो रही है, जो परिस्थितियां है, जो माहौल है, उसके बारे में चर्चा करेगा। ढाबे पर, चाय की टपरी पर, किसी दुकान में, किसी होटल में, किसी बाजार में आपसे टकराएगा कोई और आपसे पहचान करेगा, बातें करेगा चौपाल पर बैठकर, और वो आपको प्रेरित करेगा को आपको वोटिंग करना है। बस आपको वोट करना है, जिसको चाहो वोट करो, लेकिन आपका वोट बहुत कीमती है, वो सत्ता बदल सकता है। और अगर ममता की सत्ता बदली जाती है, अगर ममता बंगाल में चुनाव हार सकती है तो आज की गवर्नमेंट आपको पसंद नहीं तो वो भी बदली जा सकती है। हाँ, आपको वोट करना पड़ेगा, जो भी आपका पसंद का पार्टी हो, दल हो, उसको वोट दो, लेकिन वोट दो। ज्यादा से ज्यादा वोटिंग होगा तो शायद आपकी पसंद की सरकार आ सकती है। ये तरीका होता है। आरएसएस और बीजेपी के जो कार्यकर्ता आपकी नजर में नहीं आएंगे, वो आम इंसान बनकर, कोई ट्रैवलर बनकर आपके साथ बातें करेंगे और आपको समझाएंगे, आपके दिल का जो दुखड़ा है उस पर चर्चा करेंगे। वो सरकार के खिलाफ, व्यवस्था के खिलाफ, किसी कानून के खिलाफ होगा तो उस पर भी बात करेंगे और आपको समझाएंगे आप सरकार बदल सकते हो। और अगर पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार है, उसकी जो गलती है उस पर अगर जोर देकर बोले तो वोटर बदलना शुरू हो जाता है। और यही
सबसे बड़ी रणनीति है जो अपोजिशन को, बीजेपी के विरोधकों को समझ में नहीं आती। एक एक वोटर को कम से कम 4, 6, 7 बार समझाया जाता है, तो उसमें से आधे तो कम से कम बदल जाते हैं। तो मोटा भाई की नजर पंजाब में है 8, 9 महीने, 10 महीने पहले से। सोचो पंजाब में क्या होगा। मैं रुकता हूं। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और प्रतिवाद को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।